हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपना एक चौथा लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। तो अभी तक हमने सारे रूल्स देख लिए हैं डिफरेंशिएशन की कि डिफरेंशिएशन करते कैसे कैसे। ठीक है ना। पहला रूल तो यही था शायद कि अगर किसी की पावर दी गई हो तो कैसे करते हैं, पावर पहले पावर में से एक कम। फिर हमने प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देख लिया, दो फलन किस में हो, गुणा में हो वो देख लिए, दो फलन जब किस में हो, भाग में हो, हमने वो वाली भी देख लिए। उसके अलावा हमने मोस्ट इंपोर्टेंट चेन रूल देखा। ठीक है ना। तो ये हमने सारे कर लिए हैं। और लास्ट जो मैंने एग्जांपल करवाया था उसके अंदर मैंने मिक्स में कुछ दिया था। और उससे मैंने क्या पूछा था कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की ढाल बताइए। तो आपने इजीली निकाल दिया था। कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका ज्यामितीय मतलब होता है dy बाई dx, है ना। हाँ, dy बाई dx का मतलब ही क्या है कि किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल। ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आज का जो अपना टॉपिक है, पहले अपन डबल डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सीधा एग्जांपल से करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपली आप dy बाई dx निकाल लीजिए, यानी ये इसका एक ही बार अवकलन हुआ। तो लिखते कैसे हैं एक्चुअली, d बाई dx ऑफ y। देखिए y का अवकलन करना है तो ये मशीन जो है वो क्या है, डी बाई डी एक्स। ऑपरेटर तो क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो वही हमें लगाना है। इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम। दूसरा, अब मैं बोलू इसका एक और बार करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक बार फिर से करो, यहां पे भी क्या हमने एक्स के सापेक्ष। ठीक है ना। ये तो एक बार हो गया, दूसरी बार करना है, इसी को अपन बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, यही लिखेंगे ना। बिल्कुल, इसका करेंगे ना इस बार तो। हाँ, तो वो कितना जाएगा, वो आ तो टू जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखने वाली चीज है। ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और वो इस वाले क्वेश्चन के लिए कितना आ गया है, टू। बट जो इधर बन के आया है वो इंपोर्टेंट है बेटा। और वो इंपोर्टेंट कैसे है, वो ऐसे इंपोर्टेंट है कि यहां डी स्क्वायर है, नीचे क्या है, डी एक्स स्क्वायर है। यहां तो डी स्क्वायर है ना, और वो कैसे आया वो हमने समझा, है ना। इसका यूज मैक्सिमम और मिनिमम बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल के लिए समझ लिए कि हम करते कैसे हैं। ठीक है ना। इसको आप मेरे ख्याल से समझ गए, कुछ समझाने की जरूरत है नहीं आपको। अवकलन कर रखा है उसी का एक बार फिर से अवकलन कर देना, तो सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा। जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लोगे तो वहां पर मैथमेटिक्स से पढ़ाई जाएगी, तो उसमें आप हायर ऑर्डर के भी कर दोगे। ठीक है ना। इतने कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। मैं एक दो एग्जांपल और करवा दूं आपको। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आपको क्या निकालना है, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये बार बार लिखने में क्या होता है, काफी दिक्कत आती है। तो इस चीज को क्या लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं, और इस चीज को क्या लिखते हैं, वाई डबल डैश लिखते हैं। दो बार अवकलन कर दिया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई डबल डैश। तो चलो वाई डैश लिखता हूं मैं, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स। इसका एक और बार करो तो कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का तो प्लस कोस एक्स रहेगा, बट माइनस तो पहले से ही आ चुका है, तो माइनस कोस एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या बचा, साइन एक्स प्लस, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो क्या है, वाई है। तो इसका आंसर आपको कई बार ऐसे मिल सकता है कि माइनस वाई आ गया, है ना। हाँ, ये भी सही है और ये भी सही है। अब किसी भी तरीके से देखिए आंसर तो वही आ रहा है। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं फटाफट। y इक्वल टू log x, आपको निकालना है y डबल डैश। ठीक है, तो y डबल डैश लिखूंगा, वो क्या है, एक बार अवकलन हो गया x के सापेक्ष, तो करो इसका कितना आएगा, वन बाई एक्स। एक और बार करो तो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस बार वन अपॉन एक्स का हुआ है। इसका अगर मैं ज्यामितीय मतलब बताना चाहूं, वो क्या निकलेगा, सर इसका ज्यामितीय मतलब निकला था कि इसकी स्पर्श रेखा की ढाल। अब जो स्पर्श रेखा का ढाल से जो ग्राफ बना है ना, उसकी स्पर्श रेखा वो ये बताएगी। नहीं समझे, जो y से ग्राफ बना था, जो वक्र आया था, उसकी स्पर्श रेखाओं की ढाल किसने बताई थी, dy बाई dx ने। अब जो स्पर्श रेखाओं की ढालों से जो ग्राफ बना है ना, स्पर्श रेखाओं की ढालों से जो ग्राफ बना है, उनकी ढाल, उनकी भी ढाल, नहीं समझे, उनकी भी ढाल कौन बताएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बताएगा। तो ज्यामितीय मतलब निकलता है कि जो वक्र दिया गया है उस वक्र के ढालों का
उस वक्र के ढालों के वक्र का टेंजेंट या स्पर्शरेखा की ढाल कौन बताता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, इतना कुछ है भी नहीं इसके अंदर, है ना। बस एक बार और अवकलन कर देना। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। छोटी सी बात और बतानी थी जो मैंने बता दी है, और ये कभी कभी काम आ जाती है एंड आपका बहुत जगह काम भी आएगी। खैर, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन, विस्थापन से क्या निकालना होगा? वेग। तब तो एक ही बार अवकलन करना रहेगा, लेकिन वेग से फिर निकालना रहेगा तो एक बार फिर अवकलन करना रहेगा। तो वहां एक चीज काम आ जाती है, और ये चीज एसएचएम में बहुत काम आती है, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे एसएचएम तो उसमें भी ये चीज काम में आने वाली है। तो फिजिक्स में कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। जब हम एलसी सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज काम में आती है, ठीक है ना। वहां पे क्या बनता है? ऑसिलेटर बनता है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे की देखते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन कि हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, जैसे कोई अतरंगी सा फलन दे दिया, बोला कि sin x के सापेक्ष अवकलन करो। चलो ले ही लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एग्जांपल है y इज इक्वल टू, ऐसे दे रखा है tan x माइनस x, ऐसे दे रखा है। चलो ये एकदम सिंपल सा फलन लेता हूं, और बोला गया है कि x के सापेक्ष नहीं, बोला sin x के सापेक्ष अवकलन करो। किसके सापेक्ष? sin x के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू sin x, sin x के सापेक्ष अवकलन का मान। तो पहली बात तो ये जो चीज बनने वाली ना इधर, ये बनेगी dy अपॉन में डी एक्स, नहीं sin x, क्योंकि x के सापेक्ष करते थे तब यहां पे x आता था, इस बार कर रहे हैं sin x के सापेक्ष, तो यहां लिखेंगे अपन sin x। इस चीज को भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना। हाँ, बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे। इज इक्वल टू, अब भैया ये लिखा जाएगा डी बाई डी साइन एक्स, और इसका करना है अवकलन। अच्छा जी, आता है क्या अवकलन? एक्स के सापेक्ष तो सीख लिया होगा। चलो मैं ऐसे बोलूं, इसका टी के सापेक्ष करो। टी के सापेक्ष करोगे तो कर दोगे ना, क्योंकि पहले टेन का करोगे फिर एक्स का करोगे, टी के सापेक्ष ऐसे ही करोगे ना। हाँ, तो वो तो हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको करने का एक सीधा सीधा तरीका होता है, मान लेते हैं लेट, लेट यानी मानना होता है वैसे। तो साइन एक्स बराबर क्या मान लू मैं? कोई टी मान लू, कोई तीसरा ही, ऐसे एक बनाने के लिए। अभी देखो एक बनेगा तो जल्दी समझ आएगा। साइन एक्स बड़ा सा लिखा हुआ है, समझ में मुश्किल सा है। अब साइन एक्स को मैंने क्या लिख दिया? टी लिख दिया ना। देखना कितना इजी लगेगा। तो ये क्या बनेगा? डी बाई डी टी निकालना है मुझे। तो क्या निकालना है? डी बाई डी टी निकालना है। अच्छा, हाँ, कितना आया? टेन एक्स माइनस एक्स। चलो इसका करो टी के सापेक्ष, है ना। अभी टी के सापेक्ष अवकलन होगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा उसे। डी टी टेन एक्स माइनस डी बाई डी टी और एक्स। टेन एक्स का क्या होगा? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, पहले टेन का करेंगे, उसके बाद में किसका करेंगे? एक्स का करेंगे। किसका करेंगे? एक्स का। लेकिन एक्स का किसके सापेक्ष करना है? वही टी के सापेक्ष करना है, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी। तो लिख दो क्या आएगा? ये सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी माइनस, और ये कितना बन जाएगा? एक्स का वन हो जाएगा, लेकिन मतलब एक्स का क्या हो जाएगा? टी के सापेक्ष डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। हाँ, वन हो जाता अगर एक्स के सापेक्ष करते, लेकिन वन नहीं हुआ क्योंकि हमने टी के सापेक्ष किया, इसलिए dx बाई dt आया। अब देखो, अगर dx बाई dt का मान मुझे मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए। किसका मान मिल जाए? dx बाई dt का मान मुझे मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए, क्योंकि मुझे इसी का मान नहीं पता है, वो यहां से मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? dx बाई dt चाहिए ना। तो इसका कर दो t के सापेक्ष अवकलन। इसका किसके सापेक्ष करो? t के सापेक्ष करो। करो t के सापेक्ष। इसका कर रहा हूं मैं t के सापेक्ष अवकलन। देख लो, ये देखने का तरीका है, बाकी आपका कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। करो इसका। साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स इंटू में dx बाई dt होगा, और t का हो गया 1। अच्छा, इसका मतलब हुआ dx बाई dt जो आया कितना आया? 1 बाई कोस एक्स। तो जहां भी आपको dx बाई dt दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दो? कोस एक्स। और ये कोस एक्स इक्वल टू होता है वैसे सेक एक्स, तो रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? ये सेक एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है। आप चाहो तो सेक एक्स कॉमन ले सकते हो, क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बट पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो है आपका आ चुका है। सेक एक्स कॉमन ले रहा हूं, और साथ में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कुछ बनता है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, तो याद रखिए क्या बनता है ये? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? फॉर्मूले से सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 को उधर ले जाएंगे तो ये टेन स्क्वायर एक्स बन गया। तो आंसर क्या आया?
टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये फाइनल आंसर आएगा इसका, जब साइन एक्स के सापेक्ष करेंगे, है ना। मैं पूछता एक्स के सापेक्ष करो तो क्या था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सिंपल यही था ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। लेकिन अब क्या आया है, ये आया। अरे बहुत सिंपल है, अगर मैं बोलूं साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष करो, एक आएगा। जैसे एक्स का एक्स के सापेक्ष करते हैं तो वैसे क्या आता है, क्या होना चाहिए, साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष करो, वही आएगा ना। करके देख लो, सेम टू सेम मेथड अभी करके दिखाता हूं। ओके, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा ये सारी बातें। अरे ऐसे ही करना है, देखो आपने क्या किया, इसको टी मान लिया, लेकिन अब टी के सापेक्ष तो करना था, मैंने सिखा दिया है ये टी के सापेक्ष कैसे करना है आपको। पहले टेन का करना है, फिर एक्स का करना है। तो एक्स का जब करने जाओगे टी के सापेक्ष तो कितना जाएगा, डीएक्स बाई डी, और इस एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा, ये डीएक्स बाई डी। अब यहाँ डीएक्स बाई डी का अगर मान मुझे पता लग जाए तो बस प्रॉब्लम सोल्व है ना। तो हमने वही पता लगाने की कोशिश करी यहाँ से, साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है, टी, टी के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। तो कोस एक्स इंटू बी, जब एक्स का करने गए, देखिए साइन एक्स का कोस होता है वो ठीक है, लेकिन जब एक्स का करने गए तो डीएक्स बाई डी आ गया, बस यहां पूरा आ गया। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, नोट हो गया होगा। चलो अगला एग्जांपल मैं दे दूं आपको, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और मैं बोलूं आपको साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप बोलोगे सर यदि मैं, ये ऐसा लग रहा है मुझे, अगर ये एक्स स्क्वायर होता और एक्स के सापेक्ष अवकलन करता तो उसका आंसर 2x आता। तो अगर मैं इसका साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 2 साइन एक्स आना चाहिए, पावर पहले पावर में से कम। हाँ, लेकिन आएगा कैसे, वही तो बड़ी बात है। चलो करते हैं, साइन एक्स के सापेक्ष करते हैं। तुम कहोगे तो कोस के सापेक्ष भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं साइन से समझाना चाहता हूं आपको। साइन एक्स के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी साइन एक्स लिखेंगे भैया ना। ये पूरा मशीन बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना बना है मशीन, इज इक्वल टू डी बाई डी साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मान लो, साइन एक्स को मान लीजिए टी, और इसकी जरूरत पड़ेगी वैसे तो आप इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर ही दो। तो ये आएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ, तो dx बाई डी की वैल्यू कितनी आई, वो आ जाएगी 1 अपॉन कोस एक्स। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं रख दूंगा, पड़ेगी भी। देखो तो ये क्या बन गया, साइन एक्स को मैंने क्या रख दिया है, टी रख दिया है ना। हाँ, तो डी बाई डी टी। आप बोलोगे सर इसको भी टी स्क्वायर रख दो, रख सकते हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसीलिए, वरना बात तो एक ही थी। तो क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक कम, तो पावर पहले पावर में से एक कम, फिर साइन का होगा। देखो चेन रूल के हिसाब से पहले किसका होगा, पहले स्क्वायर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर एक्स का होगा। तीन के अंदर चेन है ना, 3 चेन है, समझ सकते हो। तो पहले पावर का किया, पावर पहले पावर में से एक कम। अब करो साइन का, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स। अब एक्स का करो तो वो आ जाएगा डीएक्स बाई डी, और डीएक्स बाई डी की वैल्यू पुट करो वहां से, तो कितना आएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू में 1 अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स गया, आंसर कितना आया, 2 साइन एक्स। मेरे ख्याल से आंसर इतना ही आना चाहिए था, क्योंकि साइन एक्स के सापेक्ष किया। अरे कुछ ये कैसा है, एक्स स्क्वायर के जैसा है और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। हाँ, तो आंसर भी तो 2x ही आएगा, वही आ गया 2 साइन एक्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करो, इसकी जगह क्या मान लो, कोई टी मान लो बस। अब टी के अंदर क्या होता है, सोचना थोड़ा आसान होता है, यहां थोड़ा सोचना मुश्किल है। अभी मैं यहाँ टेन स्क्वायर दे दूंगा ना तो थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सोचना, ठीक है ना। हाँ, इसलिए वो थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां से dx बाई dt का मान निकालो और वहां पुट कर दो, आपका आंसर ही जाएगा। ठीक है, चलो ये मेरे ख्याल से ये चीज, ये टॉपिक क्लियर हुआ, और डिफरेंशिएशन के जितने हमने बेसिक वाले रूल थे वो हमने सब कर लिए हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है चीज, वो डिफरेंशिएशन में क्या आती है, एप्लीकेशन आती है। तो हम एडिंग डाल सकते हो आप, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या है एप्लीकेशन, कहां का यूज है। एक यूज तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या यूज है, हाँ, स्पर्श रेखा निकालने में। ठीक है ना, अगर कोई भी वक्र आपको दिया गया है और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल पूछी गई है, तो क्या निकाल दो, सीधा सीधा dy बाई dx का मान निकाल दो और उस बिंदु को रख दो।
तो जो उस बिंदु को रखने के बाद dy बाई डी आएगा वही क्या बन जाएगी, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल बन जाएगी। ओके तो देखो जरा ध्यान से, इसका क्या बनेगा, मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आपको बताना है -√2, इस बिंदु पर, यानी बिंदु आपको दिया गया वक्र है, ये वक्र है, ये बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, पिछली क्लास में भी कराया था, इस बार भी करा देता हूं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, तो देखिए जरा क्या आएगा। इसका क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करोगे मतलब बेसिकली हमें dy बाई डी निकालना है। हाँ तो क्या आ जाएगा इसका 2x, और x का हो गया 1 प्लस में y स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा। देखिए अभी स्क्वायर का हुआ है, y का नहीं हुआ है, तो y का भी करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है इसलिए उसका अवकलन हो गया 0। तो यहां से dy बाई डी का मान निकालो जरा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस एक्स बाई वाई आएगा। दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करो, तो जैसे ही मैं दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करूंगा -√2, कितना हो जाएगा, -√2 बाई √2 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हाँ तो यानी 1 आ रही है, 1 का मतलब समझते हो, ये किसकी वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के धनात्मक के साथ कितना कोण बना रही है। अगर थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1 है तो इसका मतलब निकलेगा कि ये थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किसका समीकरण है, बोलो, वर्त का समीकरण है। और वर्त का समीकरण कैसा वर्त है, इसका केंद्र 0 0 पर है और इसकी त्रिज्या जो है वो 2 इकाई है, 2 यूनिट है। क्यों, क्योंकि जो वर्त होता है उसका समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो अभी तो आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, लेकिन थोड़ा पढ़ लोगे ना ज्योमेट्री वगैरह तो ये देखते बता दोगे। जैसे y बराबर mx प्लस सी, आपको देखते क्या लगता है, हाँ सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी ना, वैसे ये भी देखते पता लग जाएगा कि वर्त होगा कि परवलय होगा कि दीर्घवर्त होगा कि अति परवलय होगा, है ना। ये अपने मतलब सिलेबस में भी है, उनको करेंगे अपन मैथ में, लेकिन अभी भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या बन रहा है, ये वर्त बन रहा है। तो क्या दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, तो तुरंत तुरंत दिमाग में पिक्चर बनेगी, अच्छा 0 0 के ऊपर 2 इकाई वाला वर्त बनेगा। ठीक है ना, वाह सुंदर सुंदर बन गया रास्ता। और ये -√2, कहां आएगा, यहां से आएगा, और यहां से जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो कैसे जाएगी, कुल मिला के ऐसे जाएगी, और ये जो कोण होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। और मैं मान लेता हूं -√2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वैसे, क्योंकि एक्स क्या है नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव। तो ये इसका थोड़ा सा आप मतलब भी समझिए, ठीक है ना। ये क्या है, एक इसका पहला एप्लीकेशन है, बहुत ही नॉर्मल सा है। क्या है कि अपन को स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी आनी चाहिए। ढाल कैसे निकालेंगे, dy बाई डी से। अब ढाल का मतलब देखिए कई चीजें होगी, स्पर्श रेखा है ना, एक्स के साथ कितना कोण बना रही है, तो हम सीधा बता देंगे ना 45 डिग्री बना रही है, तो कोण भी बता देंगे, है ना। हाँ ऐसे ही कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की ओर, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। चलो नोट हो गया होगा। जो अगला एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना। क्या है बेटा कि आपको एक राशि में परिवर्तन की दर दी जाएगी और दूसरी राशि में परिवर्तन की दर पूछी जाएगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको कैसे डील करना है, देखिए एक क्वांटिटी होगी, मतलब दो राशियां, जैसे मान लेता हूं एक क्षेत्रफल हो गया और एक परिधि हो गई, है ना। एक परिधि है और एक क्या क्षेत्रफल है। तो एक के अंदर परिवर्तन की दर दे रखी है और दूसरे के अंदर निकालनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो एक छोटा सा अपन इलिस्ट्रेशन करते हैं, उससे पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाहते हो आप सर, है ना। हाँ तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि एवं
क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपके पास थोड़ा समय कर लीजिए। चलो, आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, तो देखते जाइए ध्यान से। आपको तो बस जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, हाँ फिजिक्स में ऐसा होता है, जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन से उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, और मुझे पहुंचना कहाँ, यानी मुझे निकालना क्या है, वो ध्यान में रखिए दिमाग के अंदर। समझ रहे हो ना कि मेरा एम यहाँ पे है, टारगेट ये है, तो मुझे वहां पहुंचना है। जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी क्वेश्चन से खींच लीजिए, जितना भी मिल सकता है। और हर एक शब्द का मतलब होता है, यहाँ पे पहले बता रहा हूं, वर्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी इसमें परिवर्तन की दर दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा है, बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है कि धनात्मक हो रहा है। क्या हो रहा है? धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। ऋणात्मक होता तो घट रही होती है ना। दर क्या है? धनात्मक है। इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा डी आर, त्रिज्या आर से लिख रहा हूं मैं, आर फॉर रेडियस, तो त्रिज्या आर से लिख रहा हूं। डी आर बाई डी टी दे रखा है प्लस का 2 सेंटीमीटर पर। यह प्लस मैंने जानबूझ के लगाया है। क्यों लगाया है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग दे रखा है, बढ़ना दे रखा है, और घटना देता तो मैं यहाँ पे -2 माइनस हो जाता। बस इतनी सी बात है। यानी इतने से तो ये इंफॉर्मेशन लिखी। इसकी परिधि एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो परिधि को मैं पी से लिख रहा हूं और क्षेत्रफल को ए यानी एरिया से लिख रहा हूं। परिधि का आप तो सूत्र बताओ सर, 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। चलो बढ़िया है फिर। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका यानी परिधि में परिवर्तन की दर पूछिए, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा? परिवर्तन की दर। और परिवर्तन की दर कौन देता है? अवकलन देता है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो वो कैसे होगा? डीपी बाई डी कर दूं, यानी समय के सापेक्ष करना है मुझे, टी के सापेक्ष अवकलन करो, टी के सापेक्ष। 2 पाई तो भाग ही नहीं लेगा, नहीं लेगा ना। आर का कितना हो जाएगा? डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी का देर का 2 है ना, आर तो है ही नहीं इसमें। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया, यानी इसके पेरीमीटर में, परिधि में परिवर्तन की जो दर आई है वो कितनी आ गई है? 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई है। जबकि त्रिज्या में कितनी हो रही है? 2 हो रही है। अब मुझे आप बता सकते हो कि क्षेत्रफल में कितनी आएगी? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। इसको लिखो ना, पाई आर स्क्वायर। क्या लिखो? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ए। मैं बोलूंगा आप क्या कर दो, इसका टी के सापेक्ष अवकलन। कोई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा भी नहीं, लेकिन एक दो बार तो स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष करो ए का, तो ए का तो क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी टी होगा, क्योंकि इसकी स्क्वायर वगैरह तो कुछ है नहीं। हाँ, इज इक्वल टू, पाई तो भाग लेगा नहीं, बाकी आर स्क्वायर लेगा। तो पहले पावर, और पावर में से एक कम, पावर पहले, पावर में से एक कम। अब करो आर का टी के सापेक्ष, तो डी आर बट्टा डी टी भी आएगा। ओके, और यहां देखो, क्या तुम्हें आर दिया हुआ है? हाँ, तुम्हें आर दिया हुआ है। आर बराबर 3 सेंटीमीटर गिवन है, आर गिवन है, डी आर बाई डी टी गिवन है, पाई पता है, 2 पता है, सब तो पता है। तो क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नहीं आ जाएगी? बिल्कुल, यानी आ ही जाएगी। कितना हो गया? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। जरा ध्यान से देखो, ये कितना आया? 2 पाई। आर कितना देर का है? तुम्हें 3 सेंटीमीटर पे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है, तो इसको रख दो 3 सेंटीमीटर। और डी आर बाई डी टी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये? कैलकुलेट करना, 12 आएगा शायद, यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। चलो, नोट कर लिया होगा आपने? अगर नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक गुब्बारे
और गुब्बारे को कैसा मानना है आपको? आपको मानना है गोलाकार, एकदम गोलाकार। स्फेरिकल मानना है बैलून को। एक गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। बेहतरीन प्रश्न है। अगेन सिंपल वही चीज यूज होगी जो इस वाले क्वेश्चन में यूज हुई है। चलिए आप थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए तब तक। चलो कर लिया होगा ट्राई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिखो। पहली बात तो स्पेयर लिखा हुआ है, तो स्पेयर का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी ए एरिया, और आयतन पूछा गया है वी वॉल्यूम। ठीक है ना। और एरिया कितना होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों चीजें पता है। बाकी और क्या क्या पता है? और पता है तुम्हें dr बाई dt पता है, वो कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है तुम्हें? आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। अगर जरूरत पड़ेगी तो आर भी रख देंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेकिन अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन किधर चाहिए? हाँ, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। क्या निकालना है? डीए बाई डी टी निकालना है। तो निकालो भाई डीए बाई डी टी। कैसे आ जाएगा डीए बाई डी टी? हाँ ऐसे आएगा। 4 पाई तो भाग लेगा नहीं। आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? पावर, पहले पावर में से एक कम, और अब आर का करूं तो कितना आएगा? डी आर बाई डी टी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 4 पाई तो टोटल कितना हो गया? 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। यानी यहाँ पे आर की भी जरूरत पड़ेगी और डी आर बाई डी टी दोनों की जरूरत पड़ेगी। आर का मान तो 1 हो गया, और डी आर बाई डी टी कितना हो गया? 2। 2 टाइम्स करते हो इसको, कितना आ जाएगा? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बढ़िया है। क्षेत्रफल इसमें निकालो आयतन में परिवर्तन की दर, तो बेसिकली आपको डीवी बाई डी टी पूछा गया। ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 4/3 पाई, कितना आएगा? 3 आर स्क्वायर। कैसे? पावर, पहले पावर में से एक कम, और अब आर का करो तो कितना आ जाएगा? डी आर बाई डी टी। जरा ध्यान से देखना, 3 से 3 कट जाएगा। हाँ, कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी। देखिए इस फॉर्मूले का भी मतलब है जो भी आया है इसका। तो वैसे रखना चाहो डी आर बाई डी टी कितना है? 1 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी है? 2, है ना। यहाँ तो सही किया ना हमने कैलकुलेशन। आर की वैल्यू 2 रख दी, डी आर बाई डी टी होगा 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ रखो 2। 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, है ना। 4 और 4 हो जाएगा कितना? 16। 16 आ रहा है क्या? अगेन ध्यान से देखो, 4 ये हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इतना ही आएगा। तो कितना आ गया? 16 पाई स्क्वायर, नहीं 16 पाई। अब जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए इसका मतलब समझते हैं क्या है। देखो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम किससे गुणा करें? उसकी त्रिज्या में अंतर के बराबर, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर के, तो क्या बनता रहा है? आयतन में परिवर्तन की दर बनता है। और बेसिकली आयतन होता भी क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई उतने से समय में के लिए? कितनी बढ़ गई? डी आर। तो वही तो लिखा हमने। तो उसके आयतन में कितना आ जाएगा? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से इसका आयतन बदल रहा है ना। अब ये क्वेश्चन कहाँ काम आते होंगे आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसे दे रखा है कि एक ऐसी बड़ी सी टंकी है और उसमें आयतन में परिवर्तन की दर ये है, या फिर दे सकता है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये है, या दे सकता है बेलनाकार है तो उसकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर ये है, तो बताओ कितनी देर बाद भर जाएगा? कर सकते हैं इजीली। हाँ, तो ये अपनी छोटी क्लासों में किए भी होंगे, बट अब देखना अवकलन से बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, है ना। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, जो थोड़ा अच्छे लेवल का है। देखते हैं क्या हुआ। चलो नोट कर लिया होगा आपने। वर्त की परिधि में
परिवर्तन की दर, परिधि में परिवर्तन की दर है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी त्रिज्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ठीक है क्योंकि इस बार आपको त्रिज्या में नहीं दे रखा है, परिधि में दे रखा है ना, तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। परिधि में परिवर्तन की दर क्या होगी, ऐसे लिख लो, जब इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। सेम सा ही प्रश्न लग रहा है, हाँ ऐसे ही प्रश्न बनेंगे इसमें, और कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं बनने वाला। हाँ देखेंगे हाई लेवल का बनेगा तो, बट अभी तो यही ध्यान में रखो कि हमें कैसे करना है। तो कैसे करेंगे इस वाले प्रश्न को, जरा ध्यान से देखिए। वर्त की परिधि में परिवर्तन की दर, यानी आपको दे रखा है डीपी बाई डी टी, दे रखा है कितना, दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपसे पूछा क्या गया है, डी आर बाई डी टी पूछा गया है, एक तो कितना आएगा, एक पूछा गया डी ए बाई डी टी पूछा गया, और क्या पूछा दिया गया, एक दिया गया त्रिज्या दी गई है कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिवर्तन की दर, वर्त की परिवर्तन की दर, अब ये नहीं दिया हुआ कि बढ़ रही है कि घट रही है ना, तो ये भी देना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। मैं मान लेता हूं कि बढ़ रही है, एक वर्त की परिधि प्लस का ही है ना, हाँ प्लस दे रखा है तो क्या होगी, परिधि बढ़ रही है, ठीक है। तो P इक्वल टू होता है वैसे 2 पाई आर, बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें भी पता है। तो देखो dp बाई dt कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई, r का हो जाएगा dr बाई dt। तो आपको ये गिवन है dt बाई dt कितना आएगा, 3 इंटू में 2 पाई dr बाई dt, तो यहां से क्या निकल जाएगा, dr बाई dt कितना आएगा, 3 अपॉन में 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो क्षेत्रफल निकालना, a इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी, अभी तो क्या है, जैसे आ जाएगा 2 पावर, पहले पावर में से कम, पाई आर इंटू में डी आर बाई डी टी, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो डीपी बाई डी टी आपको कितना है, 2 पाई इंटू में डी आर बाई डी टी दे रखा है ना, और आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, शायद 6 आ जाएगा, है ना। हाँ अगर नहीं पुट करना चाहते तो अलग अलग वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे, 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी रखी है 2, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 अपॉन 2 पाई, मेरे ख्याल से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो इसमें देखो, हमें परिधि में परिवर्तन की दर पता है ना, हाँ ये पता है हमें, डीपी बाई डी टी वो कितना है 2 पाई डी आर बाई डी टी, यानी 2 पाई और डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी, वो गिवन अपने को 3 और आर की वैल्यू भी गिवन है 2, तो 6 ही आएगा आगे, है ना। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, किसी में भी दिया हो, कैसे भी दिया हो, एक राशि में परिवर्तन की दर दी गई होगी और दूसरी राशि में परिवर्तन की दर पूछी जाएगी, तो क्या फॉर्मूला लगानी है, ये बस आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, और फिर अवकलन कर दीजिए, और अवकलन की मदद से आप दूसरी राशि में परिवर्तन की दर बता सकते हो। बात समझ गए ना। हाँ ये कुछ ऐसा ही है कि हाँ महंगाई मतलब पेट्रोल के भाव इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो चावल के भाव में क्या परिवर्तन की दर आएगी, है ना, सोच सकते हैं, मतलब अपन लिंक कर सकते हैं, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा ही ना, एक राशि दूसरी राशि के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो उन राशियों में सभी में क्या आएगा, फर्क तो आएगा ही। वैसे यहाँ एरिया और त्रिज्या जो है वो संबंधित है। कई बार आपको परिधि में ना देके किस में देता है, व्यास में दे देता है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। फिर आपको क्या दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, डी डी बाई डी टी दिया हुआ, डी मतलब डायमीटर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 डी आर बाई डी टी, ठीक है ना, 2 बाहर रख सकते हो इसको, डी आर बाई डी टी आ जाएगा, कुल मिला के आधा हो जाएगा उसका। हाँ तो वो आपका सोचने का तरीका है कि आप कैसे सोचते हो। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप फटाफट। चलो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। हाँ अगर आपने इसको नोट कर लिया तो अगली जो चीज है एप्लीकेशन में, डिफरेंशिएशन में, वो आती है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने, और ये समझ लीजिए कि काफी हद तक काम आएगी आपके फिजिक्स में, बहुत हद तक आएगी। कि आपसे पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, तो क्या कर दो,
आपको पूछा जाएगा कि इस रास्ते से जाके आ रहा है तो टाइम है, जो समय लग रहा है वो न्यूनतम लग रहा है, बताइए क्या कंडीशन होगी। तो आप समय निकाल लीजिए और समय का अवकलन कर दीजिए, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन गई ये। तो अपने क्या निकालना है, क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा। आप हेडिंग डाल सकते हो, हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट, है ना, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बट फिलहाल के लिए आप इस नाम से ध्यान रखेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा। मैं एक ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास करें। पहले लेक्चर याद है आपको, इसमें मैंने कोरोना वाला एग्जांपल दिया था कि देखो ग्राफ बड़ा 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 और यहां जाके मैक्सिमम हुआ, फिर घटा 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 घटा, फिर यहाँ मिनिमम हुआ। तो यहाँ पे मैक्सिमम आया था और यहाँ पे मिनिमम, यानी ग्राफ का जहां पीक था वहां मैक्सिमम, वहां मिनिमम था। चलो देखते हैं। चलो कोई ग्राफ है, पता नहीं कहां से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से, है ना। थोड़ा समय, हाँ ज्यादा नहीं लेते हैं, इतना ही लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ये इधर चला गया फिर, थोड़ा सा ये भी काट देता हूँ। हाँ ये पता नहीं ग्राफ किधर से आया, मुझे नहीं पता, है ना। बट ये ऐसा सा ग्राफ आया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। क्या है बेटा कि यहां अगर तुम देखो ना, तो इसके ढाल का मान क्या हो रहा है, ढाल का मान देखो ना, घट रहा है, और घटते घटते इसकी ढाल का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी इसमें परिवर्तन की दर जो थी वो थोड़ी देर क्या हो रही थी, कम हो रही थी। हाँ थी धनात्मक ही, तभी तो वो बढ़ रहा था। जैसे मैं बोलूं परिवर्तन की दर घट रही है धनात्मक ही। जैसे बोलो मेरे पास अभी 100 रुपए है और मेरे पास रोज है ना 100 रुपए बढ़ते हैं, तो परिवर्तन की दर कितनी होगी, डेली के हिसाब से 100 ही होगी ना। लेकिन दूसरे दिन हो जाए 50, तो पैसे तो बढ़े हैं लेकिन परिवर्तन की दर क्या हो गई, कम हो गई। मैं बोलूं मेरे 25 रुपए बढ़ गए, तो पैसे तो बढ़े हैं लेकिन परिवर्तन की जो दर है वो कम हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फलन का मान तो बढ़ रहा है लेकिन परिवर्तन की दर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ आते आते क्या हो गई, 0। और इसके बाद में घटने लगी, घटने लगी, देखो ये देखो, और यहाँ आते आते वापस से क्या हो गई, 0। तो जहां पे परिवर्तन की दर शून्य हो रही है, जहां पर भी परिवर्तन की दर क्या हो रही है, शून्य, तो वहां परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई dx का मान कितना आएगा, 0 आएगा ना दोनों जगह। हाँ अगर दोनों जगह ही 0 आएगा तो एक जगह तो पक्का पक्का हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, एक जगह क्या मिलेगा, मिनिमम। देखिए इनको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम बोलते हैं वैसे। अगर आप ऐसे इस ग्राफ का मान ढूंढने जाओ तो पता नहीं है अनंत से आ रहा हो, है ना, तो इस ग्राफ के लिए क्या कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा माइनस में, और इसके लिए प्लस में अनंत हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सोच पाना मुश्किल है, ऐसे थोड़ा सोच पाना मुश्किल है कि कहां पे आएगा, लेकिन ये लोकल वाली चीजें निकाल रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, कि यहाँ स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट कितना होगा। तो हमने क्या किया, dy बाई dx को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। क्यों करना है, क्योंकि पहले ग्राफ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घटना शुरू हो गया। तो जब बढ़ने से घटना शुरू होगा वहीं पे क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx का मान 0 हो जाएगा। आगे बात समझे। यहां पे भी क्या हो रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, घटते घटते से अचानक क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जहां पर घटने से बढ़ने लग जाए वहीं पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम आएगा, सीधी सी बात दिख रहा है ना। और जहां पे होगा वहां पे ढाल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिला मेरे को, यहां पे मिलेगी मैक्सिमा। सर वो बात तो ठीक है कि एक जगह मैक्सिमा मिलेगा और एक जगह मिनिमा मिलेगा, वो तो हम समझ गए, लेकिन कंडीशन तो दोनों की एक ही है ना, dy बाई dx इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। यानी जब आपको मैक्सिमम निकालना है तब भी वही कर दो, मिनिमम। पता कैसे लगेगा कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1, जब भी आपसे मैक्सिमा या मिनिमा पूछे तो 2 स्टेप में काम करना है। स्टेप 1, पहला क्या कर लो, dy बाई dx निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट करो। यहां से आप क्या निकालोगे, x का मान निकाले, फाइंड x का मतलब है आपको x का मान निकालना है, वहां से x आएगा। अब क्या करूं, स्टेप 2, आप सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, dy बाई dx स्क्वायर कीजिए, है ना। इसका कोई ना कोई मान आएगा, मैं मान लेता हूं क्या आ रहा है, k आ रहा है, मान लेते हैं कोई भी k है रैंडम। अगर आपका k ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब तो क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। और k लेस देन 0 हुआ तो क्या आएगा, मैक्सिमा। यानी अगर इसका मान ऋणात्मक आया, नेगेटिव में आया, तब तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। अगर इसका मान पॉजिटिव में आया तो उस x पर ये x की वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेगी, dy बाई dx, है ना। अगर कांस्टेंट आएगा ठीक है, अगर नहीं आ रहा, कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, जिसमें x का मान रखना है, जिसमें x का मान रखना है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो रख देंगे, अगर नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। क्या करना है हमें, इसमें x का मान रख के लाना है, तो वो मान देखना है कि उस बिंदु पे क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। अगर तो धनात्मक आ रहा है, अगर तो धनात्मक आ रहा है तो क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। अगर तो ऋणात्मक आ रहा है तो मैक्सिमम। सर ये लॉजिक पता कैसे चल रहा है, क्या अगर ये हुआ तो ये मिलेगा, ये हुआ तो मैंने क्या बताया आपको, ये जब निकाला तो आपने क्या निकाल दिए थे, बेसिकली ढाल निकाल दिए थे ना, क्या निकाल दिए थे, ढाल। और जब ये निकाल रहे हो तो ढालों की भी ढाल निकाल रहे हो, नहीं समझाया। अरे ये स्पर्श रेखाओं का ढाल ना, हाँ, और ये भी क्या है, स्पर्श रेखाओं का ढाल है। तो नहीं नहीं देखो ये क्या है, वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, और ये जो स्पर्श रेखा आ रही है उन पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा हो गई, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए ढाल जो आ रही है कुछ इस तरीके की आ रही है ना, हाँ, यानी ये जो ढाल आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है ना, हाँ पॉजिटिव में तो आ रही है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन की दर देखिए, जो ढाल का मान है, ढाल का मान यहां से देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँ, कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी इसकी ढाल क्या हो रही है, घट रही है। यानी इसकी जो ढाल में परिवर्तन है वो ऋणात्मक आ रहा है, ढाल में परिवर्तन क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अगर ढाल में परिवर्तन ऋणात्मक आएगा तो वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। सेम टू सेम इसके साथ है, इसके साथ है, इसके ढाल में परिवर्तन क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसीलिए तो हमने दूसरा अवकलन किया है। अगर ढाल में परिवर्तन, देखो यहां ढाल निकली, एक बार यहां निकालो, है ना, एक बार यहां पे ऐसे स्पर्श रेखा खींचो, तो यहां पे क्या बन रहा है, कोण कम कम होता जा रहा है, कोण का मान कम हो रहा है, यानी टेन थीटा का मान क्या होगा, कम, टेन थीटा का मान कम हुआ, मतलब स्पर्श रेखा में जो परिवर्तन आ रहा है वो ऋणात्मक में आ गया। आया कि नहीं आया, वही बात याद करो कि मेरे पहले 100 बढ़े थे अब 50 ही बढ़े, तो बढ़े कितने एक्चुअली, अगर उसमें परिवर्तन देखूंगा तो वो ऋणात्मक है, पैसे बढ़े जरूर है लेकिन परिवर्तन की दर तो ऋणात्मक आएगी ना। हाँ, तो इसके स्पर्श रेखाओं का जो ढालों का वाला ग्राफ बनेगा ना वो कैसा आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं कि जहां नेगेटिव मिलेगा वहीं क्या मिलेगा, मैक्सिमा। इसका उल्टा क्या है, वहां पे आपको मिनिमम मिलेगा जब आपका इसका मान धनात्मक होगा, यानी ढाल में जो परिवर्तन होगा, ढाल में जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब चाहो तो इधर से इधर जाके देख लो ऐसे, छिस 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 छिस, है ना। पहले नेगेटिव में है, पहले क्या है, नेगेटिव में, फिर जीरो की ओर जा रही है। यहाँ पे अगर आप कोई भी स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। और अब देखो लास्ट में क्या हो गई, जीरो की ओर हो गई, लास्ट में क्या हो गई, जीरो की ओर हो गई ना। तो नेगेटिव से जीरो जाना क्या प्लस नहीं है क्या, हाँ, तो इनकी जो ढाल आ रही है वो क्या आ रही है, उनमें परिवर्तन क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। अगर परिवर्तन धनात्मक है तो ये परिवर्तन का नाम ही है, ये ढालों में परिवर्तन का नाम है। अगर धनात्मक आया तो मिनिमम मिलेगा। और इनमें देखो ये प्लस वाले है ढाल, और प्लस से क्या हो गई, जीरो, प्लस से जीरो हो गई यार, इसका मतलब क्या, परिवर्तन तो ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक हो तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये एक खूबसूरत सा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ही होगा, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, इलिस्ट्रेशन बाकी अगली क्लास में कर लेंगे वैसे, बट चलो करते हैं। हाँ माइक चालू है, जरा देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये y इक्वल टू ले लेता हूं। पूछा गया है कि फलन का मान न्यूनतम या अधिकतम किस बिंदु पर होगा और वो मान भी निकालो, है ना। मैं फिलहाल के लिए पक्का मुझे पता है न्यूनतम ही आएगा इसका, फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करो, बस यही पूछा आपसे। इस फलन का न्यूनतम मान यानी y का न्यूनतम मान, यानी आपको x के मान रख रख के देखने। अरे यार रख रख के देखो तो अनंत है, अनंत तक से। अरे ये तो परवल्य वाला ग्राफ है जो कि ऊपर की ओर खुल रहा है, इसे यू शेप में आएगा ना इसे, हाँ, तो कितने का रखोगे तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम्हें तो ये एग्जैक्ट पता लग जाए तब तो रख दोगे। कैसे पता लगेगा, हाँ, वो ऐसे पता लगेगा कि इसका अवकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, अवकलन। अगर अवकलन के अंदर क्या आ रहा है, जीरो आ गया तो मजे आ जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। अवकलन क्या कर देंगे, जीरो। तो पहला स्टेप क्या था, आपको अवकलन करना है यानी dy बाई dx निकालना है, अगर मैक्सिमा है मिनिमा के लिए। अभी मुझे पता नहीं है मिनिमा आएगा मैक्सिमा, मैं चेक करके दिखा दूंगा। वैसे भी न्यूनतम पूछा है ना, पक्का न्यूनतम ही आएगा फिर तो। अगर ऐसे बोल दिया ना न्यूनतम निकालिए तो पक्का न्यूनतम ही आएगा। हाँ, dy बाई dx कितना आया, वो आएगा 2x, इसका 2x हो गया, इसका हो जाएगा -5, 6 का हो जाएगा 0, इसको 0 के इक्वल पुट करो, कर दिया।
यहां से आप x का मान निकालो, वो कितना आएगा 5/2। x का मान कितना आ गया 5/2 आया। अच्छा, तो इस पे सर हमें कैसे पता कि मैक्सिमा या मिनिमा? तो इसके लिए अपन करेंगे स्टेप 2 का कार्यक्रम। एक दो बार ही कर रहे हैं, बाद में नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में पता ही होता है जो प्रश्न में पूछा गया है वही होगा, है ना, वरना पूछता ही क्यों। बट फिर भी यहां तो अपन करके दिखाऊंगा मैं। दूसरी बार करो इसका अवकलन, तो कितना आएगा, इसका करना है, इसका करो, कितना जाएगा 2। बस x का हो गया 1, 5 कांस्टेंट है, 0 हो गया। अरे ये तो धनात्मक ही आ गया, और जब जब धनात्मक आता है तब तक मिनिमा मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमा। तो इसका काम ये चेक करना था कि मैक्सिमा मिला है कि मिनिमा, यानी x बराबर जो 5/2 है ना, उस पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो इसकी न्यूनतम मान जो आएगी, मिनिमम मान, वो x बराबर 5/2 पे रख दो। इसका 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर -5 गुणा 5/2 प्लस का 6, कितना हो जाएगा ये 25/4 माइनस का 25/2 प्लस का 6। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, 1/4 माइनस 1/2 तो कितना बचेगा माइनस का 1/4, यानी माइनस का 20/4, 25/4 प्लस का 6, इसको कर दो ऐड, तो जाएगा 24 माइनस 1/4, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/4। देखिए ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा आसान है ना, अगर बहुत ज्यादा आसान है ना, तो अपन मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, उनमें क्या ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप ग्राफ बनाना सीख गए ना किसी फलन का, तो उसमें आपको ये नहीं पता लगा कितनी बार झाल खा रहा है ग्राफ, कितनी बार ऊपर गया कितनी बार नीचे गया। अगर वो पता लग जाता है ना तो बहुत सही रहता है। देखते हैं, इसको ग्राफ बना लेंगे ना तो आधी से ज्यादा डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए पैराबोला है वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन ये नहीं पता इसका न्यूनतम मान कहां पे है। न्यूनतम मान आया 5/2, 5/2 होता है लगभग, तो ये 2.5 यहाँ पे है, 2.5 यहाँ पे न्यूनतम मान, और न्यूनतम मान कितना मिला माइनस का 1/4, यानी माइनस 1/4 यहाँ पे गया होगा, यानी यहाँ न्यूनतम मिला, यानी इधर भी गया होगा और इधर भी गया होगा ये। अच्छा, ऐसा गया होगा। क्या तुम बता सकते हो ये कट वाले बिंदु कहाँ है? अरे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, y की वैल्यू 0 होगी ना, ये तो एक्स एक्सिस आ गई। y की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, देखो जरा, y की वैल्यू 0 करोगे तो इसको 0 करो, है ना, x एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। x x पर कट कहाँ काट रहा है, तो y इक्वल टू 0 हो गया, x एक्सिस है ना, हाँ, तो इसको 0 कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √4 बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ऐसे भी कर सकते हो, या सीधा भी मुझे दिख रहा है ये x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख सकता हूँ क्या मैं, इक्वल टू देखो जरा, -2x माइनस 3x माइनस 5x, हाँ ठीक है। तो इसके दो गुणनखंड है, देखो दो चीज गुणा में 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर या 0 हो जाए। जब ये 0 होगी यानी x माइनस 2 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 3 बराबर 0। देखो दो फलनों का गुणा तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो जाए, तो ये 0 होगा तो x बराबर 2 आएगा, और ये 0 होगा तो x बराबर 3 आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये x बराबर 2, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके दो गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। तो ये बिंदु आएगा वैसे 2,0, ये बिंदु आ गया 3,0, और ये बिंदु कितना आया, ये आया था 5/2 ना, हाँ 5/2। x का कोऑर्डिनेट कितना था 5/2 -1/4। क्या मुझे बता सकते हो ये कोऑर्डिनेट कितना है? सर इस पे x 0 हो गया, तो x 0 तो इसमें कर दो, हाँ ये भी 0 ये भी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ये ग्राफ बन गया। तो हमें कितनी सारी जानकारी मिल गई एक ही चीज से, है ना। बस हमें ये पता करना था कि मिनिमम कहां जाएगा। कट करेगा वो ठीक है, कट करने वाला तो अपन सीधा पता लगा सकते थे, है ना, कैसे कि y की वैल्यू 0 जाएगी, तो कट तो इजीली निकल सकता, बट ये नहीं पता था ना कि ये -1/4 तक जाएगा, हो सकता था और नीचे चला जाए, है ना, हो सकता है भाई, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन होगा तो ऐसे ही। मेरे ख्याल से ये बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया बेटा, हमने हमने क्या किया, सिर्फ अवकलन किया है और उस अवकलन का मान 0 किया है। वो जो 0 किया है उसके ऊपर हमें पता है कि वहां मिनिमा या मैक्सिमम से एक आएगा, उसका पता लगाने के लिए हमने दूसरी बार अवकलन किया, और वो जो चीज आई वो क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें मिनिमा ही मिलेगा, और मिनिमम मिलेगा कितना, तो x बराबर 5/2 मिलेगा ना, 5/2 रख देंगे तो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, तो वो रख दी, ये मिनिमम आ गया, माइनस का 1/4 है। अब अगर हमें ये पता करना है, ये देखो हमने ये पता किया, तो x पे काट भी रहा है, काट रहा है ना, हाँ तो काट रहा है तो ये आएगा खालसा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, आप उसको ट्राई करना, ओके। क्वेश्चन ये है, इसकी जगह दे रहा हूं मैं आपको x² प्लस x प्लस 1। इसका आपको ग्राफ भी बनाना है और इसका न्यूनतम मान भी बताना है मुझे, ठीक है ना।
देखना आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये एप्लीकेशन वाला पार्ट भी आपको थोड़ा समझ में आया होगा और पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। और जो बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं और इसके एप्लीकेशंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से ट्राई करेंगे। ये पूरा का पूरा जो इलिस्ट्रेशन मैंने कराया है इसको एकदम अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखना, जब तक देखना है तब तक समझ नहीं आए, ठीक है। मैं आते ही अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करवाऊंगा और देखते हैं आप मैच करना, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से ट्राई करना यार, आपका बन जाएगा मुझे पता है। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।